Hello students, I Dr. Swati Srivastav. Today again I have taken a topic of engineering mathematics. The topic is Lagrange's linear equations. So Lagrange's linear equations, that is a sort of partial differential equation. Basically it is a linear partial differential equation. So what is its definition? What is its pattern? How can we identify it, and what process is applied to solve it? So we try it one by one. So first of all I have taken the definition of Lagrange's linear differential equation. तो जैसा कि definition हम आपको बता रहे हैं, in its definition, first of all, the linear partial differential equation of first order is called as linear differential equation. Okay, linear partial differential equation of first order is known as the Lagrange's linear equation. क्या पैटर्न होता है इसका? दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इस इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर. ओके, वेयर पी क्यू एंड आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ओके, स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू. स्मॉल पी इज डेल जेड अपॉन डेल एक्स. स्मॉल पी का जो वैल्यू होता है वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है. सिमिलरली अगर हम स्मॉल क्यू की बात करें, स्मॉल क्यू इज डेल जेड अपॉन डेल वाई. ओके, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, बट स्टिल हमने आपको ये रिवाइज करवा दिया कि स्मॉल पी मीन्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, स्मॉल क्यू मीन्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, कैपिटल पी क्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड. तो इस पैटर्न की जो इक्वेशन होती है दैट इज नोन एज द Lagrange's linear equation. Now, the general solution of the partial differential equation pp plus qq is equal to r is u is a function of u comma v that is equal to 0. ये क्या होता है? इसका जनरल सॉल्यूशन होता है. अब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर f इज आर्बिट्री फंक्शन ऑफ f. क्या है? आर्बिट्री फंक्शन है. किसका? u एंड v का फंक्शन है. u और v यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स नहीं हैं. u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. सपोज दिस इज इक्वल टू c1, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. और दूसरा जो हमारा वेरिएबल है स्मॉल v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. Suppose this is equal to C2. So in short we can say f of C1 comma C2 is the solution of our differential equation PP plus QQ is equal to R. Okay students, now we move on to the next slide. Now here u is equal to C1 and v is equal to C2 are independent solutions of the auxiliary equation. Okay, so सबसे पहले तो हमको जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा हम उसकी हेल्प से स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r की वैल्यूज निकालेंगे and after that we will form the auxiliary equations. So this is the auxiliary equation dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r. This is the auxiliary equation. So first of all we will form the auxiliary equations. अब auxiliary equations बनाने के बाद हमको क्या करना है? तो जब हम auxiliary equation बना लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद हमको ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके किन्हीं भी टू पार्ट्स को हम लेंगे. सपोज हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लिया, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करके हमको एक कांस्टेंट मिलेगा C1, एक फंक्शन मिलेगा C1, हम उसको C1 कहेंगे. सिमिलरली वी विल टेक अनदर टू पार्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन. सपोज हम अब सेकेंड और थर्ड पार्ट को लेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड अगेन वी विल गेट दी सेकेंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. सपोज दिस इज C2. ओके, तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन डिफाइन होगा f ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का. आई होप स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत प्रोसेस अभी आपको समझ में आ चुका होगा. ठीक है, हम एक बार पूरे प्रोसेस को रिकैप्चुलेट करते हैं. हमारा जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका फॉर्मेट होता है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड. So
First of all, we compare our equation with the standard form, then we find PQR, then we write the auxiliary equation. So this is the auxiliary equation. Okay, now writing the auxiliary equation, we take its two parts and solve it, then find the constant of integration. Again we take its another two parts and again solve it and find another set of solutions, C2, and then we define complete solution based on that. Sometimes we are not able to find the sufficient or the necessary groups from this auxiliary equation, so that we can solve it. For example, हम जैसा कि हमने आपको बोला कि ये जो इक्वेशन है इसके कोई भी टू पार्ट्स को हम लेते हैं, बट वो पार्ट्स इस तरह से होने चाहिए कि उनमें से वेरिएबल्स को सेपरेट करके हम उसको इंटीग्रेट कर सकें, बट कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. इन दैट केस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स. ओके, सो कैसे हमको रूल को अप्लाई करना है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बाय यूजिंग वन एग्जाम्पल. सो द प्रॉब्लम इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ. अब आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड योर equation is x square p plus y square q is equal to x plus yz. So first of all we compare it with the standard equation. So our p is x square, q is y square and r is x plus y into z. Okay, now we write the auxiliary equation. So our auxiliary equation is dx upon p plus dy upon q is equal to r. Okay, this is our auxiliary equation. Now we take its two parts. Okay, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट टू पार्ट्स को लेते हैं. फर्स्ट टू पार्ट मीन्स ये दोनों पार्ट को अगर लें, देखो x और y वेरिएबल सेपरेटेड हैं, इजीली इंटीग्रेट करेंगे और हमें हमारे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी. सो वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो अब जब हम इसके फर्स्ट टू पार्ट्स को लेते हैं, इक्वेट करते हैं, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, हम जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x होगा. इट्स इंटीग्रेशन विल बी -1/x इज इक्वल टू -1/y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये सॉल्व होकर के कितना होगा, 1/x इनवर्स माइनस y इनवर्स इज इक्वल टू c1. तो आपको फर्स्ट कांस्टेंट कितना मिला, x इनवर्स माइनस y इनवर्स इज इक्वल टू c1. सिमिलरली आप अगेन अपनी इक्वेशन पर जाएंगे. हम चलते हैं अगेन प्रीवियस स्लाइड. और यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टू पार्ट्स का डिफरेंस ले लें, क्योंकि अगर हम सेकेंड और थर्ड पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे. z वेरिएबल ऐसा है जिसको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे. ओके, सिमिलरली अगर हम फर्स्ट और थर्ड पार्ट को भी लेते हैं तब भी वेरिएबल का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टू पार्ट्स का डिफरेंस अगर लें तो dx माइनस डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और इसको नेक्स्ट पार्ट के इक्वल लेके इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे. तो आगे चलते हैं. सो dx माइनस डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. अब दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. So x plus y will be cancelled. So that will be d of x minus y upon this is equal to dz upon z. Now integrating both sides. जब हम दोनों sides को integrate करते हैं students, so we get, यहाँ पर हमारे पास है integration of x minus y. ठीक है, integration of x minus y हमको मिलेगा, और तो that will be log of x minus y. राइट हैंड साइड में log z प्लस log c2. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, बिकॉज हमारी इक्वेशन पूरा log फॉर्म में है. दैट्स वाई फॉर कन्वीनियंस वी हैव टेकन इट log c2, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो c2 है, c2 का वैल्यू कितना मिलेगा हमको, x माइनस वाई इंटू जेड इनवर्स. ओके, सो दिस इज अनदर कांस्टेंट. हमको दो ही कांस्टेंट्स निकालने पड़ते हैं. सो यूजिंग दीज वैल्यूज हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी एफ ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू 0. यू आपका फर्स्ट कांस्टेंट मीन्स c1 आपने निकाला था, इतना वैल्यू था, और नेक्स्ट कांस्टेंट कॉमा c2, तो c2 आपने अभी अभी निकाला x माइनस वाई इंटू जेड इनवर्स इज इक्वल टू 0. विद दिस आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन था उसका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट.
Now again we try to see another question. This is also a very important question and you can find it in many of the competitive, in many of the examinations, in before previous year question papers. You can see this question may be asked 2 to 3 times. Okay, so solve. X square y minus z p plus y square z minus एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई. सो यहाँ पर अगेन पी क्यू आर को फाइंड किया हमने और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया. ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद हमने इसमें वैल्यूज़ को रखा और फिर हमने इसमें देखा कि यहाँ पर अगर हम कोई भी 2 पार्ट्स को लेते हैं, चाहे हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लें या सेकंड के साथ थर्ड पार्ट को भी अगर ले लें, इन दोनों पार्ट को भी लें, तो भी वेरिएबल्स का सेपरेशन पॉसिबल नहीं है. इन सच केसेस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स. ओके, सो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स की हेल्प हमको लेनी पड़ती है. मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में हम क्या करते हैं, हम 3 ऐसे नंबर सर्च करते हैं. सपोज LMN, हम इस तरीके से 3 नंबर्स को सर्च करते हैं सो दैट LP प्लस MQ प्लस NR. ओके, PQR जो आपकी इक्वेशन से आपको मिलते हैं, PP प्लस QQ प्लस इज इक्वल टू R. तो PQR आपके पास हैं. यू हैव टू फाइंड 3 वैल्यूज LMN सच दैट LP प्लस MQ प्लस NR शुड बी इक्वल टू 0. इन तीनों का सम 0 होना चाहिए. जिन 3 नंबर्स में ये प्रॉपर्टी होगी उनको ही हम अपना एज अ सेट ऑफ मल्टीप्लायर चूज करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने 3 नंबर्स लिए. मेरे जो 3 नंबर्स आ रहे हैं वो 1/x स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, 1/z स्क्वायर. ओके, एक बार हम वापस प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं. तो हमारा ये था ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब हमने ये देखा कि यहाँ पर p कितना है x स्क्वायर y माइनस z, q कितना है y स्क्वायर z माइनस x. और अगर r की हम आपसे बात करेंगे तो आप बोलेंगे r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर x माइनस वाई. तो यहाँ से क्लियरली है कि अगर आप 1/x स्क्वायर से इसको डिवाइड करें, ये आपका p है, 1/x स्क्वायर से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, मतलब l को अगर आप 1/x स्क्वायर ले लें थोड़ी देर के लिए, m को अगर आप 1/y स्क्वायर अगर चूज कर लें और n को अगर आप 1/z स्क्वायर चूज कर लें और इससे अगर आप अपने PQR को मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो वो वैल्यूज आपको 0 देंगी. ओके, यू कैन चेक इट. सो हमने इन 3 वैल्यूज को लिया और अपनी कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड किया. सो दैट इज इक्वल टू दीज आर दी ऑक्सिलरी इक्वेशन. दिस इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस dz अपॉन जेड स्क्वायर होल अपॉन LP प्लस MQ प्लस NR. तो ये वैल्यू तो 0 है. सो दिस इज इक्वल टू 0. देखिए तीनों ये सारे पार्ट्स, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड दैट इज इक्वल टू दिस. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सबसे राइट वाला फ्रैक्शन जो है लेंगे उसको और इसको किसी भी एक फ्रैक्शन के इक्वल ले सकते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन 0 हो रहा है. तो हमारे ये वाला जो न्यूमरेटर का वैल्यू है, मतलब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस dz अपॉन जेड स्क्वायर जो है, इसकी फाइनल वैल्यू भी हमारा 0 आ जाएगा. ओके, तो अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. किसको, इस वाले पोर्शन को. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू c1. ओके, सो तो हमारा जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स कितना हो जाएगा, हमारा इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा c1 कितना आएगा, c1 विल बी -1/x माइनस 1/y माइनस 1/z. ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स लेते हैं क्योंकि हमको 2 कांस्टेंट्स चाहिए. ठीक है, तो राइट नाउ हमने फर्स्ट कांस्टेंट कितना निकाला था, एक बार हम उसे देख लेते हैं. हमने फर्स्ट कांस्टेंट निकाला था -1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू a. ये हमारा फर्स्ट कांस्टेंट था. अब हमने एक और सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स हमको लेना पड़ेगा. सो वी टेक अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स एज 1/x 1/y 1/z. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो जब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो हमने जो सेकंड सेट लिया, अगेन हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो है दैट इज इक्वल टू 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz. ओके, होल अपॉन LP प्लस MQ प्लस NR. तो अगेन डिनोमिनेटर 0 है. सो दिस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0. इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log c.
और लॉग का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सेकेंड कांस्टेंट विल बी v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी। ये आपका सेकेंड कांस्टेंट हो गया। जब आपके पास दोनों कांस्टेंट्स आ चुके होंगे तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ ए कॉमा बी या एफ ऑफ C1 कॉमा C2 या एफ ऑफ U कॉमा वी। यू आपका फर्स्ट कांस्टेंट था, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आपको मिली थी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और सेकेंड कांस्टेंट का जो वैल्यू है दैट इज xyz। दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। Okay, so in this video lecture I have tried to clear each and every doubts of you people. I hope आपको ये पैटर्न क्लियर होगा। और यहाँ पर जो भी लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले आपको क्या होता है मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है। आप फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको 2 आर्बिट्री फंक्शंस को फाइंड करना होता है, C1 एंड C2, या आप U, V भी कह सकते हैं। कैसे निकालते हैं? आइदर यू कैन फाइंड दैम बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग। If grouping is not possible, then we go for the method of multipliers. So I have given you 3 examples. In some examples I have tried to explain, I have taken the help of grouping method, क्योंकि grouping वहाँ पर possible था इसलिए हमने grouping की help से उसको solve किया। लेकिन but in the last example the method of grouping was not possible there. Okay, so we have taken the help of method of multipliers. Okay, हमने first set of multipliers 1/x square 1/y square 1/z square को लिया, एक constant find किया, फिर another set of multipliers को again choose किया using the property LP plus MQ plus NR is equal to 0. ओके, सो ये वैल्यूज लेकर के हमने अगेन सेकेंड कांस्टेंट को इवैल्यूएट किया, और जब वैल्यूज हमारे पास आ गई तो हमने अपने फंक्शन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन को डिफाइन किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक, इफ व्हेन you will see the complete video, so definitely you will get hold the concept to solve a Lagrange's linear differential equation. So if you like this video, if you feel that this video is very useful for you, then please like my video, share my video and subscribe my channel. Thank you students for watching this video. Please comment, do comment also on my video lecture, and thank you students. Thanks again.